हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो हम डिस्कस करेंगे आज हिस्ट्री और जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 की बात करें, डैश इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज। तो कौन सी सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सी सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। तो ये हो जाएगी हिमालय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हिमालय के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो हिमालय से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, तो हम एक एक करके उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, हिमालय पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हिमालय पर्वत का विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के तिब्बत के नामचा बरवा पर्वत तक है। अच्छा, इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो आपको याद रखना है 2500 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। अच्छा, ये जो हमारा हिमालय है ये यहाँ पर हमारा इंडिया हो गया। तो यहाँ पर हिमालय का विस्तार है, ऐसे हिमालय का विस्तार है। तो यहाँ पर पाकिस्तान हो गया और यहाँ पर अफ़गानिस्तान हो गया। तो आपको बताना है कि जो पाकिस्तान में हिमालय पर्वत का विस्तार है उसको क्या कहते हैं। जो पाकिस्तान में हिमालय पर्वत का विस्तार है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं सुलेमान पर्वत। और जो अफ़गानिस्तान में हिमालय पर्वत का विस्तार है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं हिंदू कुश पर्वत। और जो म्यांमार में हिमालय पर्वत का विस्तार है तो उसको कहते हैं, हिमालय जो है तो हमारे ईस्ट की साइड है, अरुणाचल प्रदेश की साइड। तो म्यांमार में हिमालय पर्वत के विस्तार को कहते हैं अराकान योमा पर्वत या फिर अराकान योमा श्रेणी। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। बाकी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट ये हिमालय पर्वत पर ही है, माउंट एवरेस्ट। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 8,848 मीटर इसकी टोटल हाइट है। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 176, एरिया वाइज इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर राजस्थान की अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए, राजस्थान से भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। बेसिकली राजस्थान की झीलें अक्सर पूछी जाती हैं। तो राजस्थान की हम कुछ फेमस झीलों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कुछ फेमस झीलें हैं जैसे राजसमंद हो गई, फिर जयसमंद हो गई, फिर सांभर झील हो गई। सांभर झील तो अक्सर पूछी जाती है। सांभर झील के बाद पुष्कर झील भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, पुष्कर झील भी राजस्थान में है। फिर लून करसर झील कहाँ पर है, तो ये भी राजस्थान में है। उसके बाद नक्की भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, नक्की झील कहाँ पर है, तो ये भी राजस्थान। बाकी डिडवाना झील कहाँ पर है, तो ये भी राजस्थान में स्थित है। तो इन सभी झीलों को आपको नोट रखना है। बाकी राजस्थान से एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि कौन सी नदी, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कि कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो वह कौन सी नदी है जो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है माही नदी, जिसको अक्सर माहे नदी भी कहा जाता है। माही नदी या माहे नदी, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आपको ढंग से इसको पढ़ना है। बाकी राजस्थान में जो है तो 2 बांध बहुत फेमस हैं, एक जवाहर सागर बांध और एक राणा प्रताप सागर बांध। जवाहर सागर बांध किस नदी पर है, तो ये है चंबल नदी पर। और राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है, तो ये भी चंबल नदी पर स्थित है। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 177 है, द दुलहस्ती हाइडल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। तो दुलहस्ती जल शक्ति परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो दुलहस्ती शक्ति परियोजना कहाँ पर है, तो ये है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कुछ परियोजनाएं हैं जो बहुत फेमस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो झेलम नदी पर देख लेते हैं पहले, जो झेलम नदी पर परियोजनाएं हैं वह कौन कौन सी हैं। तो एक तो हो गई तुलबुल परियोजना। परियोजना कहाँ पर है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर है, झेलम नदी पर।
फिर किशन गंगा परियोजना कहाँ पर है? तो किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। उसके बाद उड़ी परियोजना कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में और झेलम नदी पर। अब हम बात कर लेते हैं चिनाब नदी की। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर भी कुछ फेमस जो है तो परियोजनाएं हैं, वह कौन कौन सी है? एक तो हमने यहाँ पर देख ली, दुल्हस्ती कहाँ पर है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर में। बाकी दो और हैं, बगलिहार। बगलिहार बगलिहार अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। बगलिहार परियोजना जो है तो किस किस स्टेट में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। ये आपको याद रखना है। बाकी सलाल भी अक्सर पूछी जाती है। सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। तो इन पॉइंट्स को आपको बिल्कुल अच्छी तरह नोट रखना है। बाकी अपने हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सतलुज नदी पर भाखड़ा परियोजना है। फिर सतलुज नदी पर नाथप्पा झाकड़ी परियोजना है। अगर बात करें ब्यास नदी की तो उस पर पौंग परियोजना है। पार्वती नदी की बात करें, पार्वती परियोजना है। और रावी नदी पर चमेरा वन चमेरा द्वितीय ये परियोजना है। तो इन सभी को आपको अच्छी तरह सीक्वेंस में नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 178 है। जेट स्ट्रीम इज अ। तो जेट स्ट्रीम क्या है? तो यह है एक अपर एयर वेस्टरलाइज। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ऊपरी हवा वेस्टरलाइज, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, जेट धाराएं क्या होती हैं? यह कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं? तो आपको याद रखना है, ये जो जेट स्ट्रीम होती हैं ये धरातल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं। 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं। बाकी इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि यह किस दिशा में चलती हैं? तो आपको याद रखना है बिल्कुल पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ यह चलती हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वॉज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो भारत के नेपोलियन के रूप में कौन सा शासक प्रसिद्ध है? तो नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अच्छा, समुद्रगुप्त कौन था? तो समुद्रगुप्त की बात करें तो यह गुप्त वंश का एक राजा था। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। फिर उसके बाद घटोत्कच जो है तो राजगद्दी पर बैठा। घटोत्कच, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच राजगद्दी पर बैठा। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजगद्दी पर बैठा। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद बैठा समुद्रगुप्त। तो इसी सीक्वेंस में आपको बिल्कुल अच्छी तरह इनको नोट रखना है। सबसे पहले श्रीगुप्त बैठा, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम और उसके बाद समुद्रगुप्त। तो हम बात कर रहे थे समुद्रगुप्त की। तो यहाँ पर हम देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो ये विष्णु का उपासक था। विष्णु का ये उपासक था। अच्छा, इसको जो है वो संगीत से बहुत लगाव था। यह मतलब संगीत प्रेमी था, इसलिए इसको कविराज की उपाधि भी दी गई थी। कविराज कविराज की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त को। बाकी इसने कुछ उपाधियां धारण करके रखी थी, बहुत फेमस उपाधियां धारण करके रखी थी, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आपको याद रखना है परम भागवत उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। इसी ने विक्रमंक उपाधि भी धारण कर रखी थी। अश्वमेध कर्ता भी उपाधि धारण इसने कर रखी थी। अच्छा, हमने क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा, भारत के नेपोलियन के रूप में समुद्रगुप्त को जाना जाता है। तो भारत का नेपोलियन इसको कहा क्यों जाता है? तो सबसे पहले तो माइंड में ये क्वेश्चन बनना चाहिए। तो भारत का नेपोलियन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने उत्तर भारत के 9 शासकों और दक्षिण भारत के 12 शासकों को इसने पराजित किया था। तो इसी वजह से इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 180 है। डैश इज डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता के रूप में जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जा। तो राजा राम मोहन रॉय से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो इनको नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का इनको अग्रदूत कहा जाता है। आधुनिक भारत का इनको पिता कहा जाता है। और सुधार आंदोलन का इनको पहला नेता कहा जाता है।
तो इनकी अगर बात करें तो आपको ढंग से सुनना है और सीक्वेंस में आपको याद रखना है। तो सबसे पहले 1809 में इन्होंने इनकी पहली पुस्तक कौन सी थी? तोहफ़त उल मुहद्दीन। तोहफ़त उल मुहद्दीन। तो 1809 में इन्होंने अपनी पहली पुस्तक तोहफ़त उल मुहद्दीन प्रकाशित की थी। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में इन्होंने प्रकाशित की थी। अच्छा, ये वही पुस्तक है जिसको कई बार एकेश्वरवादियों का उपहार भी कहा जाता है। तो तोहफ़त उल मुहद्दीन 1809 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी फारसी भाषा में। उसके बाद 1820 की बात करें, 1820 में इन्होंने बाइबल का अनुवाद किया था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के नाम से। उसके बाद 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी, एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, संवाद कौमुदी, बंगाली भाषा में। इसको भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह नोट रखना है। 1821 के बाद 1822 में मीरात उल अखबार फारसी भाषा में भी इन्होंने पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो दो पत्रिकाएं इन्होंने निकाली थी, एक 1821 में कौन सी? संवाद कौमुदी, किस भाषा में? बंगाली भाषा में। और दूसरी निकाली थी 1822 में, कौन सी निकाली थी? मीरात उल अखबार, और किस भाषा में? फारसी भाषा में। उसके बाद इन्होंने ब्रह्म निकल मैगजीन भी निकाली थी अंग्रेजी भाषा में, ब्रह्म निकल मैगजीन। और सबसे लास्ट में जाकर के 20 अगस्त 1828 ईस्वी को इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, 20 अगस्त 1828 को जाकर के। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 181 है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 181 है, वास्को डी गामा हु डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट टू इंडिया बिलोंग टू। तो वास्को डी गामा जिसने भारत आने का नया समुद्री मार्ग खोजा, किस देश का था? तो ये किस देश का था? तो ये था पुर्तगाल का। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वास्को डी गामा जो है वो भारत क्यों आया था? अक्सर ये एग्ज़ाम भी बनता है, तो पूछा जाएगा कि आपने सुना होगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो मैं आपको बता दूं, इसने भारत की खोज तो नहीं की थी, बल्कि यह अपने देश से भागा था किसी और देश में शरण लेने के लिए, क्योंकि उस समय अरब में ऑटोमन डायनेस्टी का रूल चल रहा था, जिस वजह से ये भाग कर अपने देश से समुद्र के रास्ते भारत पहुंच गया था 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल जो है तो बिल्कुल जो है तो समुद्र के किनारे स्थित है पुर्तगाल। तो ये भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 182 है, हु गॉट कंस्ट्रक्टेड फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सिकरी बनवाया था अकबर ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अकबर की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे महल, मकबरे, किले बनवाए थे, तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो फतेहपुर सिकरी इसने बनवाया था, और ये कहाँ पर बनवाया था? तो ये आगरा में बनवाया था। उसके बाद हुमायूं का मकबरा इसने दिल्ली में बनाया था। इसके बाद इलाहाबाद का किला भी इसने बनवाया था। उसके बाद आगरा का किला भी इसने बनवाया था। और उसके बाद जोधाबाई का महल भी इसने बनवाया था। अकबर से जो है तो बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था जलाल। जलाल आपको याद रखना है। अच्छा, किसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और बनेंगे कि चित्रकला का स्वर्ण काल किस राजा के शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन बनेगा कि मुगल काल का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो मुगल काल का स्वर्ण काल जो है तो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। बाकी हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। इनको आपको नोट रखना है। अच्छा, 1582 में इसने एक प्रथा लागू की थी। कौन सी थी वो? दीन ए इलाही प्रथा इसने शुरुआत की थी, दीन ए इलाही की प्रथा। और 1583 में इसने इलाही संवत की शुरुआत की थी। इलाही संवत की शुरुआत की थी। बाकी अकबरनामा पुस्तक भी बहुत बार पूछी जाती है। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो अकबरनामा पुस्तक लिखी थी अबुल फजल ने जो है तो अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ रिटन द बुक। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज किसने लिखी है?
तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, 2 पुस्तकें इनकी फेमस हैं। एक तो यही हो गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एक हो गई मेरी कहानी। मेरी कहानी भी जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखी है। तो अगर बात कर दी जाए महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, तो इनकी फेमस पुस्तकें हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, तो ये महात्मा गांधी ने लिखी है। और एक और है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक किसने लिखी है, तो ये भी महात्मा गांधी ने लिखी है। तो अगर बात कर ली जाए दयानंद सरस्वती की, दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने भी 1-2 पुस्तकें लिखी हैं, बहुत फेमस पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और एक और पुस्तक है वेद भाष्य, वेद भाष्य पुस्तक किसने लिखी है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी हैं। बाकी विवेकानंद की भी बात कर ली जाए, विवेकानंद ने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कर्म योग हो गया, इनकी तो पुस्तकें बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। कर्म योग, राजयोग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, तो ये सारी पुस्तकें इनकी ही हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। तो गाइज़ यहाँ पर हमने हिस्ट्री और जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।